नमस्कार, मेरा नाम कल्पेश है और आज जोधपुर का स्थापना दिवस है। और कहते हैं अगर किसी शहर को आप जानना चाहते हो, शहर के कल्चर को, शहर के लोगों को, शहर के स्वभाव को जानना चाहते हो, तो आपको उस शहर के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। और मुझे लगता है इस वक्त जोधपुर शहर के इतिहास के बारे में अगर कोई बहुत अच्छे से बता सकता है तो वो डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर साहब है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत महेंद्र आभार। सिंह तंवर साहब जो हैं वो महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ फोर्ट से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और अपने करियर की शुरुआत से वो इस शहर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ वो जोधपुर की स्थापना के बारे में, कैसे इस शहर की शुरुआत हुई, कैसे कह सकते हैं कि इस शहर को बसाया गया। सबसे पहले तो मैं सभी जोधपुर और मारवाड़ वासियों को जोधपुर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। हम जिस जगह पर जिस प्रांगण में खड़े हैं ये मेहरानगढ़ किला पहाड़ी कहलाती है, जिसे चिड़िया भाकर कहते हैं। तो कभी पहले यहाँ पर 5 टेकरियां हुआ करती थी, 5 अलग अलग भाकर बने हुए थे, पहाड़ी श्रृंखलाएं थी। अगर आप इधर देखेंगे तो देवी माता की मंदिर की टेकरी जो जैत सिंह के थड़े की टेकरी कहलाती है, इधर ये पंचेटिया की टेकरी कहलाती है। सामने की तरफ चांदपोल और उस तरफ की पहाड़ियों को आप देखेंगे तो वो पुरानी भैरव भाकरी की टेकरी कहलाती है। और उस तरफ अगर आप जाएंगे तो मसूरिया पहाड़ी की टेकरी। तो ये 5 जो टेकरियां थी वो शहर के ऐसे अलग अलग स्थानों पे स्थित थी जिनसे पूरे शहर की बसावट को जो है वो आयाम दिया जा सकता था। और यही वजह थी कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी ने इस पहाड़ी का चयन किया और यहाँ किला बनाने की शुरुआत की। और किले के साथ ही एक नया नगर बसाया गया जिसे हम जोधा का शहर जोधपुर कहते हैं। तो 12 मई 1459 में इस स्थान पर पहला जो है वो नींव का पत्थर रखा गया था और तभी से इस किले के साथ साथ इस जोधपुर शहर की शुरुआत मानी जाती है। तो एक मारवाड़ी में बहुत ही प्रसिद्ध दुआ है, ज्येष्ठ सुदी 11 शनिवार मंडियो गढ़ मेहरान, यानी कि ज्येष्ठ का महीना आज ही यही महीना जो है वो कल आज ही से शुरू होता है। और ये महीना ऐसा महीना माना जाता है कि इस महीने में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं। तो अधिकतर जितने भी बड़े बड़े शहरों और नगरों का जो निर्माण हुआ है वो ज्येष्ठ के महीने में किया जाता था और शनिवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब जोधपुर की शुरुआत हुई, जोधपुर की स्थापना हुई, उससे पहले यहाँ पर क्या था? इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है इस जगह की? क्या इस जगह को कहा जाता था? हमारे मारवाड़ के जो इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ की ख्यातें हैं, वो ये बताती हैं कि पुराने ज़माने में हजारों वर्ष पहले ये पूरा जो क्षेत्र है ये मलु क्षेत्र कहलाता था। इसे मलुकांतर भी कहा जाता है और मलु प्रदेश के नाम से बहुत विख्यात रहा है। तो रामायण का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में पहली बार ये उल्लेख मिलता है कि भगवान राम जब श्रीलंका पे चढ़ाई करते हैं और समुद्र से रास्ता मांगते हैं तब वो अपने धनुष पे प्रत्यक्षा चढ़ाते हैं और समुद्र जब रास्ता नहीं देता है तो वो कहता है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा। तो उस समय बताया जाता है कि समुद्र के देवता प्रकट होकर कहते हैं कि आप ऐसा अनर्थ ना करें और मैं आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय से आपको समुद्र पे रास्ता मिल जाएगा। तब वो कहता है कि मैं रघुवंशी रघु का वंशज हूँ और हमारे वंश की परंपरा में एक बार धनुष पे बाण चढ़ाने के बाद हम वापस नहीं ले सकते, तो अब तुम ही मुझे बताओ कि इस बाण को कहाँ छोड़ा जाए। तो वो कहते हैं कि भारतवर्ष ये उस वक्त अखंड भारत हुआ करता था, तो इसका जो ये ऊपरी क्षेत्र है वहां पूरा जो थार का रेगिस्तान है उस रेगिस्तान के ऊपर आप छोड़ दीजिए, जहां समुद्र हुआ करता था वहां छोड़ दीजिए। तो गुजरात से ऊपर से लेके और ये पूरा जो जोधपुर अभी मारवाड़ जो पश्चिमी राजस्थान कहलाता है, ये पूरा जैसलमेर से लेके पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र तक ये पूरा रेगिस्तान फैला हुआ था, मतलब समुद्र था यहाँ पर। और यहाँ वो बाढ़ छूटने की वजह से वो पूरा पानी नीचे चला गया और इस तरह से इस रेगिस्तान का उद्भव होता है। तो आगे चलकर बहुत सारे और भी जो ग्रंथ लिखे गए, पुराण लिखे गए, वेद लिखे गए, उनमें भी इस मरु क्षेत्र का उल्लेख बाद में जो है वो इसी रूप में प्राप्त होता है। तो बाद में जब सरस्वती नदी का उद्भव हुआ और सरस्वती नदी के किनारे पर बहुत सी सभ्यताओं का विकास हुआ, अगर हनुमानगढ़ वगैरह में आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सी जो है वो प्राचीन खोज के बाद पुराने नगरों की संरचनाएं मिली हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये पूरा जो मरु प्रदेश है रेगिस्तान, ये मरु प्रदेश मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने की वजह से बाद में इसे नाम दिया गया मारवाड़, मरु प्रदेश, मरुवाड़। वाड़ का मतलब होता है बाउंड्री, जो रेगिस्तान और पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ हो। एक तरफ हिमालय की पहाड़ी है तो दूसरी तरफ रेगिस्तान है, इसलिए ये मरु प्रदेश आगे चलकर मारवाड़ के नाम से विख्यात हुआ। और इस मारवाड़ पर बहुत से प्राचीन काल से ही अलग अलग क्षत्रिय
राजाओं ने यहाँ शासन किया है। तो जिसमें सबसे बड़ा जो शासन है वो माना जाता है परमार राजाओं का। उसके बाद में प्रतिहार राजाओं का शासन रहा और यहाँ की राजधानी हुआ करती थी मंडोवर, जो मांडव्यपुर के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि वहाँ मांडव्य ऋषि थे जिन्होंने तपस्या की थी, भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया था। इसलिए आज भी हमारे इस मंडोर के आसपास के क्षेत्र में 7 ऐसे स्थान हैं जो भगवान शिव के अलग अलग अवतरित स्वरूपों को वहाँ पूजा जाता है। जैसे मंडलनाथ हैं, दहीजर हैं, ये सारे जो हैं वो अर्णाझरना, ये सब तीर्थ स्थल हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही भोगिशैल परिक्रमा की जाती है। हर तीसरे वर्ष जब अधिक मास आता है तो लोग जमीन पे सोते हैं और पूरे 7 दिनों तक इन सभी स्थानों की पैदल पद यात्रा करते हैं। तो मांडव्यपुर बहुत ही प्राचीन, समृद्ध, अच्छा नगर हुआ करता था। लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते वहाँ के जो शासक हैं वो कमजोर होते गए और जब भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, सल्तनत काल शुरू हुआ, तब एक शासक की जो प्रतिनिधि संस्था है वो नागौर में स्थापित हुई और नागौर के ही एक मुस्लिम शासक ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो उसी समय कहते हैं कि कन्नौज रियासत, जो राठौड़ों की राजधानी हुआ करती थी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, वहां से जयचंद जी की डेथ के बाद उनके जो पोते पड़पोते थे वो माइग्रेट होते हैं और उन्हीं में से एक राव सिंहा होते हैं। वो 13वीं शताब्दी में वहां से चलकर द्वारिका जाते हैं और वापस लौटते हुए इसी मरु प्रदेश के पाली शहर के पास रुकते हैं और वहाँ के पल्लीवाल ब्राह्मण वो आके निवेदन करते हैं कि हमारा व्यापार जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ के आदिवासी लोग, तो आप हमें सहायता करिए। तो इसका उन्हें लाभ मिलता है और वो उनकी सहायता के लिए यहीं रुक जाते हैं। तो जब राव सिंह को लगता है कि अब उत्तर प्रदेश वापस जाएंगे उस जगह पर जहाँ हमें अपने नए राज्य को खड़ा करने में संघर्ष करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इस रेगिस्तान में ही अपने राज्य की स्थापना करें। तो 1330 में वे बिठूक के पास में एक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और उसके बाद उनकी 12 पीढ़ियां रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए एक के बाद एक वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं और उनके 13वीं पीढ़ी में राव चुंडा होते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि एक बड़ी राजधानी की स्थापना करेंगे। तब तक जितने भी राजा थे वो बाड़मेर, पाली और इस मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर ही शासन करते रहे। छोटे छोटे क्षेत्रों को वो जीतते गए और बड़ा बड़ा जो है वो साम्राज्य बनाते गए, लेकिन वो अभी बड़े राज्य के अधिकारी नहीं बने थे, मारवाड़ के अधिकारी नहीं बने थे। तो राव चुंडा पहले राजा थे जिन्होंने 1394 में मंडोर को कैप्चर किया और मंडोर पर अधिकार करने के बाद उन्होंने पूरे मारवाड़ के अंदर अपनी राठौड़ सत्ता की स्थापना की। तो उस स्थापना के बाद ही इस मंडोर के ऊपर बाहरी आक्रमण होने लगे और राव चुंडा को नागौर के पास एक युद्ध हुआ जिसमें उनको वीरगति प्राप्त हुई और उनके बेटे राव रणमल, जो उस समय चित्तौड़ में थे और महाराणा कुंभा की सहायता कर रहे थे, लेकिन वहां भी संयोगवश उनकी हत्या कर दी जाती है। और 1438 में जब उनकी हत्या होती है तो उनके बेटे राव जोधा, वैसे तो उनके 17 बेटे थे और भी कई पुत्र थे, लेकिन 17 पुत्र ऐसे हुए जिनके वंश चले और उन्होंने अपने अपने नए नए राज्यों की स्थापना की। तो इसलिए कहा जाता है कि रणमल थापिया जी का राजा, यानी कि रणमल के जितने पुत्र हुए हैं वे सभी एक के बाद एक वीर हुए और राव कहलाए। तो जोधा तीसरे चौथे नंबर पे होने के बावजूद भी बड़े वीर थे, इसीलिए बचपन से ही उनको जो नाम दिया गया था वो वीर पुरुष होने की वजह से और वीरोचित कार्य करने की वजह से उनको योद्धा कहा जाता था। हमारे हिंदी का शब्द है योद्धा, योद्धा का मतलब होता है वीर पुरुष, लेकिन जब हम राजस्थानी की बात करते हैं, मारवाड़ी भाषा की बात करते हैं, तो उसमें जोधा बोलते हैं उसको। तो जोधा का मतलब होता है वीर पुरुष, तो उनको बचपन से ही नाम दिया गया जोधा। तो जोधा बड़े वीर और साहसी थे, इसलिए उन्होंने 15 वर्ष तक अपने पिता के इस मंडोर के राज्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और 1453 में जब उन्होंने मंडोर पर पुनः अधिकार किया और उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, तब उनके बड़े भाई जो रणमल के बड़े पुत्र थे अखेराज, जो बगड़ी के ठाकुर हुआ करते थे, उन्होंने अपने अंगूठे को चीर कर खून से उनका रुधिर लगाकर तिलक किया और कहा कि आपको मारवाड़ मुबारक हो। तो उसके बदले में उन्होंने कहा कि ठाकरा आपको बगड़ी इनायत हो। तो ये एक नई परंपरा शुरू हुई और जोधा जी जो है वो मारवाड़ के शासक बन गए। तो जब वे राजा बने तब उनके सामने एक सबसे बड़ी चिंता थी कि मंडोर का जो किला है वो असुरक्षित है, छोटा किला है और जब भी इस पर बाहरी आक्रमण होते हैं तो दुश्मन हमेशा विजय हो जाता है। तो क्यों ना हम एक नए किले की विचार करें, एक नई राजधानी बनाएं। दूसरा, जोधा जी को लगता था कि वो अपने पिता की तीसरी चौथी संतान में आते हैं, उनके बड़े भाई भी हैं, तो कल को उनके पुत्रों और उनके बड़े भाई की पुत्रों के बीच में कभी राज्य या उत्तराधिकार के झगड़े होंगे, तब ये बात बार बार दोहराई जाएगी। तो वे बड़े दूरगामी विचार रखते थे, दूरदृष्टि थे, इसलिए जोधा जी ने निर्णय लिया कि वे एक नया किला बनाएंगे और एक नए शहर की स्थापना करेंगे और इसी के लिए उन्होंने अपने विशिष्ट जनों को बुलाया और कहा कि हमें एक नए किले के लिए जमीन की तलाश करनी है।
तो एक दिन जब वो इन पहाड़ियों पर शिकार करते हुए विचरण कर रहे थे और इन पूरी पहाड़ियों को उन्होंने देखा, और बाद में जब उस तरफ जब मसूरिया की जो पहाड़ी है जहाँ पर दुर्गादास जी का एक बहुत भव्य स्मारक बना हुआ है, उस पहाड़ी पर उन्होंने किले बनाने का निर्णय लिया, तब उन्हें ऐसे चमत्कार मिले कि उस किले के निर्माण के समय में जो है वो जो भी पत्थर की चुनाई होती दूसरे दिन वो वापस गिर जाता। तब उन्होंने पता किया तो कहा कि यहाँ आप किला ना बनाए, आपको जो है वो नए किला दूसरी जगह बनाना चाहिए। तो क्योंकि उसके जस्ट नीचे जो है वो भगवान बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे बालकनाथ जी, उनकी गुफा थी। रामदेव जी राव जोधा जी के बिल्कुल समकालीन थे। तो आप देखिए कि जोधपुर शहर की स्थापना के पीछे पश्चिमी राजस्थान के 5 जो लोक देवता हैं, उन सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सारे के सारे लोक देवताओं का जन्म इसी समय में होता है। वही एक शताब्दी थी जब पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक अलग नई क्रांति का जन्म होता है, एक नया रेवोल्यूशन आता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, नए निर्माणों के अंदर। तो ये सभी लोग जो थे देवता, ये सभी के सभी जो है वो समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों के लिए एक नए जो है वो नियम शुरू किए थे। तो इसलिए समाज भी बड़ा तेजी से बदल रहा था, और उसका लाभ उठाते हुए राव जोधा जी ने जब इस पहाड़ी का चयन किया, तब उन्हें लगा, यहाँ एक हमारे ख्यातों में और जो पुराने लोग हैं वो कहानी सुनाते हैं कि यहाँ एक नहर के सामने एक बकरी जो है वो खड़ी हो जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तब जोधा जी ने उन दोनों के उस सीन को देखा, तब उन्हें लगा कि यहाँ जरूर इस धरती में जो है वो ये शक्ति है कि यहाँ एक निर्बल व्यक्ति भी जो है वो शक्तिशाली से लड़ने की क्षमता रखता है। तो क्यों ना हम इसी जगह पर इस किले के निर्माण की विचार करें। तो यहाँ सामने जो पहाड़ी का जो सिटी वॉल आप देख रहे हैं, उसके उधर एक सिंगोड़ियों की बारी का एक दरवाजा है, और वहाँ सिंगोड़ियों की बारी उसका नाम रखा गया, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिंहों की गुफाएं, यहाँ कभी कोई जमाने में बाघ रहते थे, उनकी छोटी छोटी गुफाएं हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम सिंगोड़ियों की बारी रखा गया। और फिर जब यहाँ से आगे चलकर इस पहाड़ी को उन्होंने देखा, तो यहाँ सामने की तरफ एक चिड़ियानाथ बाबा का धूना बना हुआ था, जहाँ झरना चलता था, पानी भी यहाँ सुलभता से मिल रहा था, और चिड़ियानाथ जी बड़े तपस्वी थे। तो उनसे आज्ञा लेके उन्होंने जो है वो इस किले के लिए निर्माण करने की योजना बनाई। तो कहते हैं कि जो सामने की तरफ ऊपर वाला जो स्थान है, वहां जब वो खड़े थे और वहां किला बनाने का निर्णय लिया, तब उसी समय उनके जो विश्वस्त व्यक्ति थे, जिसमें अमराजी बारठ प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने उनको कहा कि अभी एक लोक देवी है हमारे यहाँ पर, देवी करणी माता, उनका बड़ा चमत्कार है और वो बड़ी चमत्कारी देवी है। तो उन्होंने चारण जाति में जन्म लिया है, तो क्यों ना हम देवी करणी को यहाँ आमंत्रित करें और उनसे राय लें कि हम किला कैसे बनाएं। और यही वजह थी कि अमराजी बारठ को देवी करणी माता को बुलाने के लिए भेजा गया, और वो भी मारवाड़ में ही जन्मी थी। मारवाड़ में ही उनका जन्म स्थान था। फलोदी के पास एक जगह है सुआप, जहाँ उनके माता पिता रहा करते थे, वो उनकी जागीरी का गाँव था, और वहीं से जन्म लेके वो फिर बाद में उनकी शादी बीकानेर की तरफ होती है, और फिर आगे चलकर वो देशनोक में अपना स्थान स्थापित करती है। तो देवी करणी माता को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वे जिस दिन यहाँ पधारी थी, और जोधा जी और उनके पूरे परिवार जनों के साथ में, उनके बेटों के और भाइयों के साथ जब वो यहाँ उपस्थित हुई, तो उन्होंने जिस जगह पर खड़े होकर कहा कि इस वक्त और अभी जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, यहीं पर आप अगर किले की नींव रख देते हो, तो ये किला हमेशा के लिए आपके वंशजों के पास में रहेगा, चिर स्थायी रूप से आपका रहेगा। और मैं आज ही इसी वक्त वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे प्रतीक स्वरूप और आपके पूर्वजों की कुलदेवी के प्रतीक के स्वरूप में जो है वो इस किले के ऊपर हमेशा चीलें मंडराती रहेगी, और जब तक ये चीलें मंडराती रहेगी तब तक आपके इस किले का यश और गौरव कायम रहेगा। तो इस तरह से जिस जगह पर जो देवी करणी ने पत्थर लगाने के लिए कहा, तो उस वक्त कोई भी ऐसा कारीगर नहीं था, तो बड़ी समस्या थी कि पत्थर कहाँ से लाए और कैसे लगाएं। तब जस्ट नीचे की तरफ जो आप शहर देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुरी और ये पूरा जो नीला शहर, यहाँ पर एक भेड़ बकरियां चराने वाले वहां की जो है वो एक झोपड़ी बनी हुई थी, और एक चार दीवारी बनाकर पत्थर का एक स्लैब रोका हुआ था। तो जो पत्थर खड़ा करते हैं, जिसमें लकड़ी के डंडे लगाकर बंद करते हैं, उसको हमारी मातृभाषा में फिला बोलते हैं या फलसा बोलते हैं। तो जोधा जी ने कहा कि वो फलसे का जो पत्थर है वो यहाँ लाके लगा दो। तो उनके भाई और जो सामंत थे वो पास में ही खड़े थे, तो उन्होंने अपने कटारे निकाली और पहाड़ी को खोदना शुरू किया, और छोटा सा खड्डा करके वो पत्थर लाके उस पर खड़ा कर दिया। तो उसे राव जोधा जी का फलसा कहा जाता है। वो पहला पत्थर है जो ज्येष्ठ शुदी 11 से एक दिन पहले देवी करणी माता के आशीर्वाद से स्थापित किया गया, और अगले दिन से फिर जो है वो बलि का मुहूर्त और फिर अलग अलग मुहूर्त निकाले गए, और किले की जो है वो निर्माण की श्रृंखला शुरू होती है। तो हम वो जोधा जी का फलसा भी देखेंगे, जहां आज भी वो पत्थर लगा हुआ है, वही प्रमुख स्थान माना जाता है। और आज भी राव जोधा जी के उस प्रतीक चिन्ह के रूप में और जोधपुर स्थापना के रूप में वहां पर जोधपुर राज परिवार और महाराजा साहब पधारते हैं प्रतिवर्ष,
और स्थापना दिवस पर वहाँ पूजा की हम्म। जाती है। इसकी स्थापना की शुरुआत होते ही बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। नीचे की तरफ जो है वो शहर को बसाने की कवायद शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले भैरव भाकरी के ऊपर ब्रह्मपुरी बसाई जाती है। ब्रह्मपुरी से थोड़ा नीचे जो है वो दरबार के जितने भी बड़े पदाधिकारी होते थे, मुत्सदी जी ने कहा जाता था, जिसमें कायस्थ हैं, पंचोली हैं, माथुर हैं, मोता हैं, मोनोत हैं, ये सब लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के हिस्सा हुआ करते थे। ये प्रशासन इनके अधीन होता था। तो इन लोगों की हवेलियां जो है वो नीचे की तरफ नजदीक में किले के बनने लगी और उससे आगे फिर अलग अलग कम्युनिटी की जो है वो कॉलोनियों का बसावट शुरू करवाया गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि आज भी हम कोई जब शहर या बसाते हैं तो हम उन सब चीजों का, पर्यावरण का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। तो जोधपुर शहर को जब बसाया गया तब पर्यावरण से जुड़े जो लोग थे, कम्युनिटी थी जो इस तरह का काम करते थे, उनके हमेशा घर बाहर की तरफ रखे गए ताकि जो हवा का रुख है वो किले की तरफ और शहर की तरफ नहीं होना चाहिए। वो जो शहर का उस तरफ का हिस्सा था, सिवांची गेट, जहाँ आज जालोरी गेट है, जहाँ मेड़ती गेट है, जहाँ पर सोस्ती गेट है, ये पूरा बेल्ट बाहर का जो था, यहाँ कुमार हैं, मेघवाल हैं, ये सब कम्युनिटी के जो है वो मोहल्ले बसाए गए, क्योंकि वो चमड़े का उद्योग लगाते थे वहां पर। कुमार जो है वो मटकियां बनाता था, तो वो चाक बात वो पूरा करना पड़ता था मटकियों के लिए, वो भट्टी वगैरह लगाना, तो वहां से वो धुआं निकलता, तो उस धुएं का पॉल्यूशन शहर की तरफ नहीं आए, तो इसलिए वो बसावट उस तरफ दूर रखी गई। तो ऐसी सारी योजनाएं बनाई गई और ये शहर का जो है वो निर्माण शुरू होता है। जी, तो अभी जैसे आपने बताया कि शहर की बसावट कैसे है ना, कि कहाँ पर मंत्रियों के, अधिकारियों के घर और जो उद्योगपति कह सकते हैं शहर के, उनके घर कहाँ रहेंगे, ये सब डिसाइड हुआ। एक बात जो जहन में आई मेरे कि पहाड़ी पर इतना ऊपर ये किला है ना, तो उस दौर में 1459 में जब मेरे ख्याल से ना तो क्रेन्स थी ना कोई मशीनरी थी, तो उस दौर में फिर कैसे निर्माण हुआ, कैसे पत्थर और जो भी सामग्री चाहिए होती थी वो कैसे यहाँ तक पहुंचाई गई? दो चीजें हैं जो हमारे कमठों की भैया हैं वो हमें बताती हैं कि निर्माण में किस तरह से जो है वो काम किया जाता था, कौन कौन लोग इसमें काम करते थे। 20-25 कैटेगरी होती है निर्माण करने वालों की। गजदर अलग होता है, सूत्रधार अलग होता है, कारीगर अलग होता है, चेजारा अलग होता है, ढलाईदार, घड़ाईदार, चमाड़िया, ये सारे जो कैटेगरी हैं वे लोग अपने अपने काम अपने शिद्दत के साथ करते हैं। तो मेहरानगढ़ जब निर्माण शुरू होता है तो इसमें जो पत्थरों का जो उपयोग हुआ था वो सबसे ज्यादा इसी पहाड़ी का उपयोग किया गया था। अगर आप ये नीचे की तरफ देखेंगे तो ये चिड़ियानाथ जी के झरने से लेके यहाँ सामने तक ये पूरी पहाड़ी झरने की खान कहलाती है। तो आज भी इसको रिकॉर्ड में झरने की खान के नाम से ही संबोधित किया जाता है पुराने दस्तावेजों में। तो यहाँ से ये पूरा पत्थर तराश कर जो है वो कट कर करके इन महलों का निर्माण किया गया। और मसाले के रूप में जो है वो चूने का उपयोग सबसे अधिक होता था, या मुड का उपयोग सबसे अधिक होता था। मुड हमारे यहाँ से जोधपुर से लेके नागौर तक का जो क्षेत्र है, मेड़ता और इसके आसपास पीपाड़ से निकलने के बाद, तो यहाँ बहुतायत में जो है वो चूना और मुड मिलता था। तो यहाँ से बैलगाड़ियों में, ऊंट गाड़ियों में डाल के यहाँ चूना लाया जाता था और बड़े भारी जो है वो जानवरों को जोत जोत के इन सब चीजों को ऊपर तक पहुंचाया जाता था, या फिर उनको अलग अलग टुकड़ों में इंसानों के द्वारा ढोहा जाता था। तो मजदूर जो होते थे उनका काम होता था कि वो सारी सामग्री को ऊपर तक ले जाएं। लेकिन उनको जो भारी पत्थर हैं उनको ले जाने के लिए बहुत सारे अडान बनाए जाते थे। पुराने जो लकड़ी के लट्ठे होते थे उनके ऊपर छीने रख के फिर उनको धक्का देते हुए, खींचते हुए जो है वो ऊपर तक ले जाया जाता था। या बड़ी बड़ी छीने हैं तो उनको जो है वो चमाड़िए अपने कंधों पर उठाकर चैन और पुल्ली से जो है वो ले जाए जाते थे। तो ये सब चीजें यहाँ बनाई गई, अडान बनाए गए, उनके लिए अलग अलग पार्ट लगाए जाते थे, एक के बाद एक स्टोरी बनाकर उनके ऊपर से होते हुए वो पूरे पत्थर और मसालों को ऊपर चढ़ाया जाता था। ग्रेट। 1459 से जब ये परंपरा शुरू हुई तब ये किला जो है वो चौबुर्जा किला बनाया गया था। जोधा ने जो है एक छोटा किला बनवाया था जिसे चौबुर्जा किला कहते थे। 4 बुर्जे बनाई गई थी और उस तरफ चामुंडा बुरुज जिसके ऊपर देवी चामुंडा माता का मंदिर बनाया गया, और एक बुरुज जिसपे लोहा पॉल जो आज की बनी हुई है किले का प्रमुख द्वार हुआ करता था वो, और उसके उस तरफ रैम्पार्ट और आगे की तरफ जो है वो बड़ी बड़ी तोपें रखने वाले प्राचीरें बनाई गई। तोपें उस वक्त शुरुआत में नहीं आई थी, लेकिन बाद में जब तोपों का प्रचलन शुरू हुआ तब इस किले में भी तोपें जो है वो चढ़ाई गई। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विस्तार होता गया बहुत सारी यहाँ छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई, और एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी जल। पानी के बगैर जीवन अधूरा है। इसलिए मेहरानगढ़ को बनाते वक्त यहाँ के राज परिवार और यहाँ के जो वास्तु विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस जल के बारे में बहुत विस्तार से जो है वो अध्ययन किया था। तो यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये किले की जो तलहटी है और सामने वाली जो भाकरी के बीच का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा ऐसे दर्रा हुआ करता था, और इस दर्रे के अंदर जो है वो 2 बड़े तालाब बनाए गए। एक तालाब है रानीसर और दूसरा है पदमसर।
तो रानी सर राव जोधा जी के रानी के नाम से बनाया गया था, जसमा दे आड़ी जी के नाम से, और वो 1460 में बना। और उसी के साथ जो है वो एक पदमसर तालाब बनवाया गया आगे चलकर। तो ये दोनों तालाब प्रमुख पेयजल स्रोत हुआ करते थे। फिर आगे चलकर किले के अंदर जो चिड़ियानाथ जी का झरना था, वहां पर एक पानी का कुंड हमेशा चलता था, 24 घंटे वहां से पानी आता रहता था। फिर कुछ कुओं की खुदाई की गई। आगे चलकर राव मालदेव ने जो है वो एक पातालिया कुआं खुदवाया सामने की तरफ झरने की खान के पास में। और फिर नीचे की तरफ चौखेलाव का ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये चौकोर वाला हिस्सा, ये पहले तालाब हुआ करता था। तो यहाँ पर राव मालदेव जी के समय में एक 4 दीवारी बनाकर इसको चौकोर चारों कोनों से बंद कर दिया गया और फिर ये चौकेलाव कहलाया। फिर आगे चलकर यहाँ बाग लगाया गया और 1730 में जब महाराजा अभय सिंह अहमदाबाद गए तब वापस लौट के वहां से आए थे, तब यहाँ एक आदेश दिया कि एक बड़ा कुआं बनाया जाए, तो एक कुआं यहाँ पर भी बनाया गया। इसी तरह से किले के अंदर जो राजमहल बनाए गए थे, जनाना और मर्दाना, तो उन महलों में भी बहुत सारे टांके बनाए गए। तो जो वर्षा का जल है वो हमेशा टांकों में जो है वो सुरक्षित रहता था। तो जनानी डोडी का टांका है। फिर जनानी डोडी के अंदर पीछे जो है वो एक बाग हुआ करता था, तो उसका टांका एक अलग कहलाता, जो अभी नागनेचे माता के मंदिर के नीचे टांका बना हुआ है। फिर इसी तरह से दौलत खाना का टांका है, जनरल स्टोर का टांका है, फतेह महल के टांके हैं। इस तरह से बहुत सारे वाटर टैंक बनाए गए। प्रत्येक टांके की जो क्षमता है वो 20 से 30 हजार लीटर। और कुछ टांके हमारे पास इतने बड़े हैं कि वो 6 महीने तक 500 लोग किले के अंदर अगर रहते हैं तो उन सब लोगों को वो 6 महीने तक पानी उपलब्ध करवा सकता है। इतने बड़े टांकों का जो है वो निर्माण किया गया और वहां ये जल स्टोर किया जाता था। इसी तरह से जब चामुंडा मंदिर बन गया तो आगे चलकर उसके नीचे की जो पहाड़ी थी उसको कट करके एक नाडी बनवाई गई, जिसे चामुंडा नाडी कहते थे। आगे चलकर खोजा फरासाद जो यहाँ का दीवान था उसने उसको रिस्टोर करवाया। तो उसे बाद में जो है वो नाजर बसंत के नाम से बसंत सागर नाम भी रख दिया गया, क्योंकि उसने भी थोड़ा बहुत अपने समय में काम करवाया। तो ये सारे जो जल स्रोत हैं वो चलते गए और बनते गए। जैसे जैसे किले का विकास हुआ, निर्माण हुआ, शहर का विस्तार हुआ, तो जल स्रोतों का भी निर्माण चलता गया। और ठीक शहर का जैसे जैसे विस्तार हुआ तो वैसे वैसे ही रानीसर पदमसर के बाद में नीचे जो है वो चांद बावड़ी बनाई गई, फिर जैता बेरा बनाया गया, फिर जो है वो नवचौकिया का कुआं बनाया गया। तो ये सारे अलग अलग हर मोहल्ले में एक एक कुआं, एक बावड़ी, एक जल स्रोत किसी न किसी रूप में बनते गए। तो 16वीं शताब्दी तक आते आते एक जोधपुर शहर का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। तो एक अच्छा खासा शहर, एक अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पर रहने के लिए स्थापित हो गई और किले का भी धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। तो वर्तमान जो किला है वो करीब 26 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और 1.5 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर के डायमीटर के घेरे में इस किले का निर्माण हुआ है। और इसकी जो पौले हैं, दरवाजे हैं, वो अलग अलग समय में बनी हैं। जोधा जी ने शुरुआत करवाई थी, लेकिन उसके बाद उनके बेटे पोते वर्तमान महाराजा तक 26 पीढ़ियां हुई है। तो जोधा जी के बाद उनके बेटे जो है वो सातल हुए, फिर सूजा हुए, सूजा के बाद गांगा, फिर राव मालदेव, जो सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि दिल्ली तक उनका बॉर्डर लगता था। और ये पहले व्यक्ति थे जिनके समय में जोधपुर पर पहला भारी आक्रमण हुआ और शेरशाह सूरी यहाँ आए और 1544 में गिरी सुमेल का एक बड़ा भारी युद्ध लड़ा गया था मालदेव जी और उनके मध्य। और जब हम शेरशाह सूरी के समय को देखते हैं तब पता चलता है कि ये मारवाड़ जो है वो एक निर्जल प्रदेश था, एक ऐसा प्रदेश जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं थी, बहुत कम बारिश होती थी, पूरे वर्ष में 18 दिन बारिश होती है यहाँ पर। उस पानी को भी सहेज के रखना होता है, 365 दिन चलाना होता है। तो इस प्रदेश में क्या इनकम के सोर्सेज रहे होंगे? तो वो बताते हैं कि जब शेरशाह सूरी ने वो युद्ध जीत लिया, केवल 10,000 राठौड़ लड़े थे उस युद्ध में और 80,000 की फौज थी शेरशाह सूरी की, जिसको उन्होंने एक दिन में इतना परेशान किया कि जीतने के बाद उसने कहा कि खुदा का शुक्र है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के वास्ते हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता अगर फतेह नहीं होती तो शुक्र है कि फतेह हो गई, इसलिए मेरा जो है वो इज्जत बच गई। तो एक मुट्ठी बाजरे का मतलब ये है कि यहाँ जो सबसे बढ़िया अगर कोई फसल है तो वो बाजरे की खेती है और वो वर्षा के समय में ही होती है। तो बाजरा ही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। तो ऐसा निर्जल प्रदेश जो उस जमाने में था, वहाँ इस तरह का किला और इतने समृद्ध शहर की स्थापना करना ये असंभव काम नहीं था। इसके लिए कहते हैं कि मारवाड़ के जो लोग हैं उन्हें मारवाड़ी कहा जाता है। आज भी आप देखेंगे पूरी दुनिया में अमेरिका का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू है, मतलब उसका पासपोर्ट धारी कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाता है तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, अराइवल ऑन वीजा मिलता है उसको। उसी तरह से एक ही कम्युनिटी है जिसके पीछे मारवाड़ी लगता है और वो है मारवाड़ी बिजनेसमैन। तो वो जो व्यापारी है मारवाड़ी जो लिखते हैं वो पूरी दुनिया में राज करते हैं। अगर आज भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व के 100 लोगों की आप सबसे समृद्ध और सबसे
रईस लोगों की सूची बनाएंगे तो उसमें 100 मारवाड़ी आपको मिलेंगे शुरू से लेके। वे सभी के सभी मारवाड़ी हैं। तो वो यहाँ से मारवाड़ से ही गए थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में अलग अलग व्यापार खड़ा किया। तो ये जो व्यापारी थे, इन लोगों ने इस मारवाड़ को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया और कम संसाधनों में यहाँ के लोगों ने जीना सीख लिया। तो उस जीने के पीछे उन्होंने जो है वो अपने जीवन को रंगीन बनाया, कलरफुल बनाया। तो आप देखेंगे कि मारवाड़ में एक ही वृक्ष है, रोहिड़ा, जो यहाँ का राज्य वृक्ष है। रोहिड़े के जो फूल हैं वो जब लगते हैं तब रेगिस्तान के अंदर पूरा रेगिस्तान खिल उठता है। उसी तरह से यहाँ के इंसानों ने अपने जीवन को रंगीनमय बनाया, यानी कि यहाँ के जो खान पान है, यहाँ का जो पहनावा है पूरा कलरफुल है। आप देखेंगे कि वो कपड़े यहाँ पर होते ही नहीं है, वो रंग हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमने हमारे जीवन को बहुत रंगीन बनाया। इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो ऊर्जावान हैं और बहुत ज्यादा जो है वो ऊर्जा होने की वजह से वो कभी हतोत्साहित नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे भारत में, दुनिया में बहुत बड़े बदलाव जब होते हैं तब वहाँ बहुत सारी घटनाएं होती है। किसानों के द्वारा जो है वो ये कहा जाता है कि उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के किसान कभी भी इस बात को नहीं कहते हैं, या राजस्थान के लोग कभी नहीं कहते हैं। तो इसकी वजह यह है कि वे लोग इतने मेहनती हैं और इतने सक्षम हो गए हैं, उनके खून में ये चीज रच बस गई है कि वो कम से कम संसाधन में भी बहुत अच्छा आनंदमय जीवन जी सकते हैं। और ये आनंदमय जीवन जीने की जो प्रेरणा है वो इसी जोधपुर की देन है। इसी रेगिस्तान के इस तपते रेगिस्तान में जो ये किला बना है, ये जो शहर बसा है, इसकी देन है वो। क्योंकि यहाँ इस तरह के वातावरण में सर्वाइवल करना आसान नहीं था, जो यहाँ के लोगों ने किया। तो जब ये शहर बसाया गया तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो अगर इसके विकास के मॉडल को आप देखेंगे तो अलग अलग मोहल्ले बनाए गए थे। तो पहले 100 साल में जो है वो 4-5 मोहल्लों का विकास होता है। फिर आगे चलकर जो दूसरा डेकेड शुरू होता है 16वीं से 17वीं शताब्दी का, तो उसमें फिर इस शहर का विस्तार होता है। उसमें जो है वो आगे नवचौकिया, फिर बजाजों की पौड़, फिर सिमांची गेट की तरफ का इलाका, फिर चांदपोल के बाहर का इलाका, फिर आगे सिंह पौड़ से फिर नीचे जो तलहटी के महल है, तलहटी के महल से फिर आगे जूनी धान मंडी, ये ऐसे शहर का विस्तार होता चला जाता है। फिर कबूतरों का चौक, फिर जो है वो मोती चौक, ये ऐसे शहर का विस्तार होता चला जाता है। फिर कबूतरों का चौक, फिर जो है वो मोती चौक, माणक चौक, फिर आगे चलकर उमेद चौक, ये सब 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, ऐसे हर 100 साल में 1-1, 2-2, 4-4 मोहल्लों का विकास होता है और ये पूरा शहर जो है वो बसावट जो है वो इसकी बनती चली जाती है। तो इस शहर को भी सुरक्षा देनी बहुत जरूरी थी। किला तो बन गया, किले के अंदर बड़े बड़े राजमहलों का निर्माण हो गया, बाहरी जो है वो प्राचीरें बना दी। तो शहर को सुरक्षित रखने के लिए पहली बार जोधा जी के समय में एक 4 दीवारी वाला एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो शहर के चारों तरफ 4 बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए और एक 4 दीवारी बनाई गई, लेकिन वो बहुत छोटी थी। शहर का जल्दी विकास हो गया। तो 1532 से 1564 में जोधपुर के पुराने शहर के चारों तरफ एक परकोटा बनाया गया, सिटी वॉल जिसे बोलते हैं आप। और फिर उस सिटी वॉल को उनके बाद में 1730 से 1749 के बीच में लगभग 56 में वो काम शुरू खत्म हुआ था। तो महाराजा अभय सिंह और बखत सिंह जी के समय में ये पूरा सिटी वॉल का एक्सटेंशन दिया गया और इसे पूरा कंप्लीट किया गया। जो वर्तमान आप जोधपुर शहर का चारों तरफ का जो शहरपना आप देख रहे हैं, सामने वाली जो दीवार है, ये 24 किलोमीटर लंबी है। तो ये पूरा जो घेरा है, इस घेरे के अंदर ही पुराना जोधपुर शहर है और इसमें 7 बड़े बड़े द्वार बनाए गए थे। चांदपोल सबसे पुराना है, उसके पहले जो है वो रामपोल, सिंह पोल, बजाजों की पोल और फुल्लेलाव की पोल, ये 4 पोलें पुरानी हुआ करती थी। लेकिन बाद में जो है वो चांदपोल के बाद में शिवांची गेट के बाद जालोरी गेट, फिर जालोरी गेट के बाद में सोस्ती गेट, फिर मेड़ती गेट, फिर नागौरी गेट और इस तरफ जो है वो सिंगोड़ियों की बारी। तो ये 7 बड़े दरवाजे जो है वो बनाए गए और ये सारे दरवाजों के अंदर ही पुराना शहर बसाया गया। राजस्थान में प्रत्येक किले और प्रत्येक हवेली और मकान और जल स्रोत तक के जन्मपत्रियां बनाई जाती जी। तो ये परंपरा पूरे भारत में रही है और हर बड़े काम के पीछे जो है वो मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस किले के लिए भी जो है वो मुहूर्त से ही सारे काम किए गए थे और उसी मुहूर्त में इसका जो है वो जन्म पत्रिका बनाई गई, ताकि ये किला लंबे समय तक कैसे सर्वाइवल करेगा और किस तरह से दुश्मनों से इसको बचा के रखा जा सकता है। इसके लिए वो सारे चौगड़िए जो है वो मिलान किए जाते थे कि 500-1000 वर्ष तक ये किला कैसे स्थापित रह सकता है जी। तो जन्मपत्री बहुत मायने रखती है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान का जितना ज्यादा भारतीय लोगों को था और वैसे भी मारवाड़ में बहुत सारे जो है वो ज्योतिषाचार्य हुए हैं। अगर आप आज बात करें चंडू पंचांग की, तो चंडू पंचांग पूरे भारत में चलता है और चंडू जी को कोई नहीं जानता। चंडू जी का जन्म जैसलमेर में होता है, लेकिन जोधपुर के शासक राव मालदेव की एक शादी होती है और वो वहां से जब लौटते हैं तो चंदू जी के पिता और चंदू जी दोनों को जोधपुर ले आते हैं और शहर में एक नीचे हवेली उनको इनायत करते हैं और वहां रहते हुए उन्होंने एक पंचांग बनाया था 1540 में।
और वो पंचांग बनाने के बाद उन्होंने उस पंचांग को राज्य की सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज वो पूरे प्रदेश में जो है वो चंडू पंचांग के नाम से जाना जाता है और उस पंचांग में जो गणनाएं होती है वो बिल्कुल सटीक होती है। तो चंडू जी का जन्म भी यहीं से हुआ है, मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व और कर्तृत्व यहीं इसी जोधपुर शहर में निकला है। तो उनकी जो वंश परंपरा है उसमें कई बड़े बड़े पंडित हुए हैं, विख्यात जो है वो ज्योतिषाचार्य हुए हैं। तो एक तरह से ज्योतिष का अपना एक अलग महत्व है और गढ़ किलों में तो उसका एक अलग ढंग से जो है वो उसको देखने की जरूरत होती है, क्योंकि ज्योतिष विद्या इन किलों की जो है वो ऐतिहासिक पक्ष को भी मजबूत करती है और उसी गणना के आधार पर ही बहुत सारी लड़ाई झगड़ों के परिणामों को भी जो है वो देखा जा सकता है। इसकी एक अलग हिस्ट्री में जो है वो रिसर्च की स्टडी का एक अलग तरीका होता है, इसमें उसका बड़ा महत्व देखा गया है। जी। किसी भी इमारत की मजबूती का जो अंदाजा है वो उसकी नींव से लगाया जा सकता है। तो जब किले बनाए जाते थे, जो कि आज भी हमारे देश में जो किले हैं वो उस जमाने से अब तक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या अलग करते थे? उनकी नींव में क्या ख्याल रखा जाता था कि सैकड़ों वर्षों तक भी ये मजबूत रहे? हमारे जो वास्तुशिल्प शास्त्र और वैदिक परंपराएं हैं वो दो चीजों पे बहुत ध्यान देती है। एक तो किसी भी इमारत या गढ़ किले का जब निर्माण होता है तो उसमें बलि देने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। तो मेहरानगढ़ भी इस परंपरा से अछूता नहीं है। मेहरानगढ़ में भी जब इस किले की नींव रखी गई थी तो जो पहला पत्थर है वो देवी करणी माता के हाथ से, ये जो सामने आप देख रहे हैं फिला फलसे वाला पत्थर जो लगाया गया था, और इसको आज भी राव जोधा जी के फलसे के नाम से संबोधित करते हैं। और इसके अगले दिन बाद में जो है वो एक मुहूर्त ज्येष्ठ शुद्धि 11 का रखा गया था, वो बलि देने का मुहूर्त था। तो उसके लिए कहते हैं कि 32 लक्षण वाला जो व्यक्ति होता है जिसके अंदर इसके जन्म और मूलांक जो है वो 32 लक्षणा बनाते हो, ज्योतिष विज्ञान में उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की यदि बलि दी जाती है और वो उसकी स्वेच्छा से होती है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जोधपुर शहर में एक जो है वो आंड दुआई फिराई गई, एक मैसेज डलवाया गया कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के लक्षण वाला है वो यदि अपनी बलि देने के लिए तैयार होता है तो उसके परिवार को जो है वो राज परिवार की तरफ से बहुत ही मान सम्मान दिया जाएगा और उसकी स्मृतियों को हमेशा जीवंत रखा जाएगा। तो राव जोधा जी के समय में राजा राम जी नाम के एक मेघवाल थे, उन्होंने कहा कि वे इस नए शहर के निर्माण में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं और वो इस नए निर्माण में अपने योगदान को देके बहुत गौरवशाली महसूस करेंगे। तो यही विचार के साथ उन्होंने यहाँ आके इस बात को स्वीकार किया। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पूरा ये क्षेत्र नकार खाने के महल कहलाते थे और इन्हीं महलों में नीचे सबसे नीचे का जो हिस्सा है जहाँ एक नींव के अंदर उनको जिंदा जो है वो चुनवाया गया था, तो पहली बलि मानी जाती थी और विश्वास ये किया जाता था कि ऐसी नर बलि के पश्चात वो किला जो है वो चिरस्थायी रूप से हमेशा के लिए जो है वो मजबूत होता है और जिस परिवार के द्वारा वो बनाया जाता है वो निरंतर उस परिवार के पास ही रहता है। तो 550 साल हो चुके हैं, आज 565वां साल हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। तो अब जब जोधपुर स्थापना दिवस मनाया जाता है तो कैसे इसे सेलिब्रेट किया जाता है? शहर वासियों के लिए दिन कितना खास होता है और जो राज परिवार है उनके लिए कितना खास होता है? बिल्कुल, वैसे तो आज़ादी के बाद ही ये सारे जो किले हैं वो अधिकतर किले बंद कर दिए गए थे, लेकिन मेहरानगढ़ किसी न किसी रूप में खुला रखा गया था। राज परिवार ये चाहता था कि इस किले से यहाँ के आम लोगों का जुड़ाव बना हुआ है, तो वे आम लोग जो है वो किसी न किसी उत्सव पर, त्योहार पर या नवरात्रा पर इस किले में जो है वो दरबार से मिलने के लिए आते रहे हैं। तो उस परंपरा को वो जीवंत रखना चाहते थे, इसलिए मेहरानगढ़ कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन 1972 में जब इसे एक संग्रहालय का रूप दिया गया तब ये पूरी तरह से जो है वो एक व्यवस्थित संग्रहालय के साथ मेहरानगढ़ के पूरे हिस्से को जो है वो आम लोगों के लिए खोलकर प्रदर्शित किया गया था। तो 72 के बाद ये निरंतर जो है वो खुला रहा, लेकिन इस किले के साथ जो जुड़ाव था कम्युनिटी का, वो जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण था। फिर आगे चलकर जब अलग अलग शहरों के जो स्थापना दिवस मनाए जाने शुरू हुए तो 1987 में पहला एक जोधपुर स्थापना दिवस ओल्ड सिटी में पंचकुंडा जो पहाड़ी है वहां पर जोधपुर के राजाओं के स्मारक बने हुए वहां मनाया गया था। और उसके बाद महाराजा साहब ने जो है वो कहा कि ये जोधपुर का स्थापना दिवस किले में होना चाहिए। तो 1988 से कंटिन्यू आज दिन तक मेहरानगढ़ के इसी ऐतिहासिक किले के प्रांगण में ये भव्य त्योहार मनाया जाता है। और इस उत्सव के साथ में एक शुरुआत होती है अपने पूर्वजों को और उन सभी महान वीर योद्धाओं को याद करने की।
तो जब दरबार उमेद भवन से अपने घर से निकलते हैं तो उमेद भवन पैलेस से निकलते ही पहला जो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं वो जोधपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो पुलिस अधीक्षक रहे हैं ताराचंद जी, जो अपने जीवन काल में 48 डकैतों को जो है वो मारने में कामयाब होते हैं। और उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा था और उसी डकैतों को मारते हुए उनकी शहादत होती है, तो उनको शहीद घोषित किया जाता है और उनका एक स्मारक बनाया जाता है। सर्किट हाउस से निकलते ही एक चौराहे पे उनका एक मूर्ति लगाया जाता है जो शहीद ताराचंद सर्किल के नाम से जाना जाता है। तो महाराजा साहब सबसे पहले उन ताराचंद जी जो एसपी साहब थे उनकी मूर्ति को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और वहां से वो शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद मेजर शैतान सिंह जी के स्टेच्यू पे वो पुष्पांजलि करते हैं। फिर जब नागौर गेट से आगे चल के किले के अंदर ऊपर तलेटी पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो राव जोधा जी जिनकी मूर्ति बनी हुई है वहां जाके उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। फिर एक दीवान थे जोधपुर के इंद्रराज सिंघवी जी, जो इस किले की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया, तो उनका एक स्मारक बना हुआ है, वहां उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। फिर उन्हीं के ठीक पास में सामने की तरफ एक गुमान सिंह राजपुरोहित थे, उनका बलिदान भी इस किले के लिए हुआ, तो उनका स्मारक वहां बना हुआ है, वहां पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। उससे फिर आगे बढ़ते हुए पुराने समय में तो जोधपुर राज परिवार के सभी सदस्य महाराजा साहब पैदल ही वहां से यहाँ ऊपर तक आते थे और उसके साथ एक पूरा जुलूस होता था, प्रोसेशन होता था, जिसमें पूरे शहर के लोग, शहर के नागरिक, अलग अलग तरह की कम्युनिटी के लोग और प्रशासन के लोग भी उसमें शामिल होते थे। बड़ा जुलूस होता था 500-700 लोगों का। लेकिन अब महाराजा साहब की अवस्था बहुत कम होने की वजह से वो सीधे गाड़ी के थ्रू यहाँ तक पधारते हैं, फिर अलग अलग जगह पर वो पैदल पधार के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। फिर किले के बाहर एक भव्य छतरी बनी हुई है राठी ठाकुर श्याम सिंह जी की, जो महाराजा मान सिंह जी के मामा थे और उन्होंने इस किले के बलिदान दिया किले के लिए। फिर उनके ठीक पास में ही जो है वो दुर्गादास जी खींची है ऊंचाड़ आके। फिर बहुत सारे बिवलियां लगी हुई है जयपौल के बाहर, जो अलग अलग वीर योद्धाओं की हैं, जो जोधपुर और जयपुर के बीच में जब युद्ध हुआ था 1863 में, उस लड़ाई में वो इस किले की रक्षा के लिए बलिदान करते हैं। तो उन सब योद्धाओं को स्मरण किया जाता है जी, मतलब उस दौर से लेके इस दौर तक जिन्होंने पिछले 500 वर्षों में इस किले के लिए बलिदान किया है। प्रत्येक व्यक्ति को याद किया जाता है। किले के अंदर घुसते ही किलत सिंह सोडा है जो बहुत अच्छे तोप चलाने वाले थे, उनको याद किया जाता है। फिर एक बहादुर सिंह तंवर जो रानीसर तालाब पे जिनकी छतरी बनी है, उनको याद किया जाता है। फिर बूढ़े खां जी की मजार पे बूढ़े खां जी को याद किया जाता है। बूढ़े खां जी महाराजा की सेना में एक सैनिक थे और जब जयपुर ने अटैक किया था जोधपुर पे, तब वो यहाँ लड़ते हुए काम आए थे, तो महाराजा ने स्वयं उनकी वीरता से उनको लड़ते हुए देखा था। तो इसलिए उनका जब स्मारक बनाया गया, तो ये जब दीवार बनाई गई तो उस दीवार के अंदर ले लिया गया। तो आज भी राज परिवार की तरफ से बूढ़े खां जी की मजार पे पूजा अर्चना और उसकी सारी व्यवस्थाओं का जो जिम्मेदारी है वो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। और वो किले के अन्य वीर योद्धाओं के स्मारकों के साथ साथ उसको भी उसी दृष्टिकोण से उसकी रख रखाव और देखरेख और समय समय पर उसकी पूजा अर्चना होती है। उसके बाद दरबार यहाँ से घूमते हुए राजा राम जी को और फिर यहाँ पर जो है वो जोधा जी के फलसे को नमन करते हैं, यहाँ पुष्पांजलि देते हैं। उसके बाद किले के आगे वाली जो पोल है जिसे लोहा पोल कहते हैं, वहां पर रावल मलिनाथ जी का स्थान बना हुआ है, जो राठौड़ वंश में जन्मे थे और बड़े संत पुरुष हुए हैं, तो उनको भी देवता समान पूजते हैं, इसलिए उनको पूजा जाता है। फिर उनके पास दोनों तरफ दीवार पे सती हैंड प्रिंट्स बने हुए हैं, सतियों के हाथों के निशान है। तो वे सभी महान स्त्रियां, महारानियां जिन्होंने महाराजाओं के पीछे अपने सतीत्व को कायम रखने के लिए सतियां हुई, तो उन सब के हाथों के जो निशान बने हुए वहां पर भी वो पूजा होती है। और इस तरह से जोधपुर राज परिवार और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट आज भी उन सब वीर योद्धाओं को स्मरण करता है, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता है। उसके बाद जोधपुर का स्थापना दिवस शुरू होता है। फिर एक बहुत बड़े भव्य आयोजन के साथ मारवाड़ के जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपना उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित किया जाता है मारवाड़ रत्न पुरस्कार से। और इस तरह से ये मारवाड़ का जोधपुर का जो स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट होता है। बहुत ही मजेदार रहा सर आपके साथ ये कॉन्वर्जेशन, और मुझे यकीन है कि उन सभी लोगों को मजा आएगा ये कॉन्वर्जेशन सुन के जो जोधपुर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जोधपुर के इतिहास की बात, जोधपुर की शुरुआत की बात मेरे ख्याल से हर किसी को नहीं पता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद जो जोधपुर में पैदा हुए हैं उनके पास भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही मजेदार बातचीत रही आपके साथ। आखिर में जोधपुर स्थापना दिवस के मौके पर आप हमारे शहर की जो जनता है या जो जोधपुर से जुड़े हुए हैं, जोधपुर से प्यार करते हैं लोग, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेहरानगढ़ परिवार और जोधपुर राज परिवार की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि आज ये जोधपुर का स्थापना दिवस एक ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, और पूरे मारवाड़ वासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और एक ही सभी मारवाड़ वासियों से हमारी अपील रहेगी
कि वे अपनी धरोहर और अपनी विरासतों के प्रति जागरूक रहें, और जहाँ कहीं भी उनकी विरासतें हैं, धरोहरें हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए वो अपनी भूमिका को निभाएं। यदि वे स्वयं के स्तर पर अपनी धरोहरों को बचा सकते हैं तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, और यदि वो ये नहीं कर सकते हैं तो हमें सूचित करें, नारायणगढ़ को बताएं, महाराजा साहब को लिखें कि ये विरासतें हैं जिन विरासतों को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो निस्संदेह नारायणगढ़ जो है वो एक ऐतिहासिक पहल करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 वर्षों में नारायणगढ़ ने जोधपुर शहर के बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारकों का न केवल उनका जीर्णोद्धार करवाया बल्कि उनको संरक्षण भी दे रहे हैं। अगर हम बात करें मंडोर के उद्यान की, वहाँ स्थित देवल और थड़ों की, सूरसागर के महलों की, पंचकुंडा की छतरियों की, जोधपुर के पुराने जल स्रोतों की, तो ये सभी जो स्थान है इन सबको नारायणगढ़ संग्रहालय ने गोद लिया है, और गोद लेकर वहाँ निरंतर जो है वो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, संरक्षण के काम किए जा रहे हैं, और लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि ये सब आपकी विरासत है और आप चाहें तो इनका संरक्षण कर सकते हैं, और यदि इनका संरक्षण होगा तभी हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हम हमारी विरासतों को दे सकेंगे, और तभी हमारा जो इतिहास है, हमारी जो गौरवपूर्ण गाथाएं हैं वो जीवंत रह पाएगी। बिल्कुल। तो जब तक हमारा अतीत जीवंत है तब तक हमारा भविष्य सुनहरा होगा। बिल्कुल। और जब हमारे पास कुछ आगे देने के लिए नहीं होगा तो हम समझ सकते हैं कि हम हमारी नई पीढ़ी से क्या अपेक्षाएं रखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संरक्षण और धरोहरों को समझना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक जगह आपको लगता है कि किसी खराब स्थिति में है तो आप मेहरानगढ़ परिवार को डेफिनेटली सूचित करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।